गाइस, हमारे चैनल में आपका आज हम लोग व्याकरण का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फोनोलॉजी। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं, एक एक पॉइंट वाइज हम चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जो उसके अंदर हम पढ़ते हैं, तो इसके अंदर लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। तो सबसे पहला पॉइंट ये हमको याद रख लेना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, ई, ऊ, ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ड हैं। सेकंड है कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है, जैसे दो या दो से अधिक वर्ण अगर मिलते हैं तो शब्द बनता है। तीसरा, किसी शब्द के सभी वर्णों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अगर हम अंग्रेजी में देखा जाए तो ए बी सी डी ई एफ ऐसे जेड तक, तो एक ये प्रॉपर वे में है, व्यवस्थित क्रम में है, तो ये अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट कहा जाएगा, यानी अंग्रेजी का वर्णमाला। अगर वही हिंदी में देखें तो अ आ क ख ग घ ये सारे के सारे वर्णमाला कहा जाएंगे। आइए अब नीचे देखते हैं। तो हिंदी में जो वर्णमाला हैं मुख्यतः दो हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर को पढ़ते हैं। स्वर, जैसा कि हमको मालूम है 11 स्वर हैं। अ, ई, अ, आ, ई, ओ, री, ए। तो और ओ, औ। तो ये सारे के सारे 11 स्वर हैं। और जो स्वर में जैसे कि हम और अह को इसको भी जोड़ते हैं, तो लेकिन ये स्वर नहीं माने जाते हैं। ये तीनों के तीनों अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक कहे जाते हैं। अगर अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को अगर देखा जाए तो फिर ये दोनों के दोनों जो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों को आयोगवाह कहते हैं। आप सभी ये सबको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में कि आयोगवाह किसे कहते हैं। तो आयोगवाह अंक और अह दोनों को कहते हैं। तो उसके बाद आइए व्यंजन को पढ़ते हैं। व्यंजन, जैसा कि हमें मालूम है क से लेके ज्ञ तक ये सारे के सारे व्यंजन हैं। तो जो क ख ग घ अंग, ये सारे के सारे जो हैं ये सब के सब क वर्ग के अंदर आते हैं। हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो च वर्ग में च छ ज झ या, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प प ब भ म। और ये सारे के सारे मतलब क वर्ग से लेके प वर्ग तक ये सारे के सारे जो हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग से लेके प वर्ग तक, यानी क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो उसके आगे आइए पढ़ते हैं। तो जो ये ड और ढ है, इन दोनों को उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, उच्छिप्त व्यंजन। ओके, य र ल व इन सबको अंतस्थ व्यंजन, स ख स ह इन सबको उष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे मुख्य व्यंजन हैं। और जो अन्य हैं जैसे छंत्र, ज्ञ और स्र जो हैं ये सारे के सारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या है। यानी हम कह सकते हैं आगत वर्ण, दो या दो से अधिक वर्णों से मिल के बनते हैं ये। जैसे छत्र, ज्ञ और स्र ये सारे के सारे दो वर्णों के योग से बनते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कौन कौन से वर्णों के मेल से बनते हैं। वेलकम टू नेक्स्ट पेज। आइए अब हम पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ के जो हम पिछले क्लास मतलब पन्ने पे छोड़ दिए थे। तो जो ये छत्रंग है ये बनता है क और श, इन दोनों से मिलके बनता है स्र। इन दोनों क वर्णमाला और श इन दोनों से मिलके बनता है छत्र। और जो त्र होता है, त्र बनता है त और र से, त और र से बनता है त्र। ज्ञ जो है, ज्ञ बनता है ज और य से। और जो स्र है, स्र बनता है स और र से। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो हम दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। हाँ, पिछले पेज का भी ले लीजिए। जी हाँ। आइए तो अब हम एक एक पॉइंट वाइज पढ़ते हैं कि स्वर और व्यंजन ये दोनों जो भेद बनाए गए हैं ये किसके आधार पे बनाए गए हैं। तो स्वर और व्यंजन ये दोनों के दोनों उच्चारण और प्रयोग के आधार पर दो तरीकों से बांटा गया है। उच्चारण के आधार पे आइए पढ़ते हैं इसके कितने भेद हैं।
स्वर के भेद उच्चारण के आधार पे। तो उच्चारण के आधार पे स्वर के मुख्यतः 3 भेद किए गए हैं, हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में कम मात्रा का समय लगता है वे हरस स्वर के अंतर्गत आते हैं। यूँ समझिए जो बहुत, जैसे अ को बोलते हैं तो एक ही वर्ड में ये सारे के सारे वर्ड आ जाते हैं। जैसे अगर आ तो ज़्यादा लंबा समय ही जा रहा है, मतलब 2 मात्रा का समय लग रहा है, तो इसलिए ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये सभी के सभी संयुक्त स्वर भी कहे जाते हैं। अब आइए देखते हैं प्लुप्त स्वर को। जो प्लुप्त स्वर है हमारा, उसके अंदर 3 मात्रा का समय लगता है, यानी हरस स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे वैसे तो आजकल प्लुप्त स्वर का उपयोग बहुत कम हो गया है, लेकिन तब भी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में हरस स्वर से 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम प्लुप्त स्वर है। प्लुप्त स्वर के आगे ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ना, ये चिन्ह लगा रहता है, जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि प्लुप्त स्वर है ये इसके आगे वाला जो वर्ड है। लेकिन आजकल तो ये परंपरा खत्म हो गई है। जैसे हमें मालूम है कि जब कोई व्यंजन यथार्थ मतलब कोई भी जब शब्द बनता है, जैसे कलम हो गया, कमल हो गया, इन सभी शब्दों में व्यंजन और स्वर दोनों मिले रहते हैं, परंतु जो स्वर होते हैं वो अपने मूल रूप में ना होकर मात्रा के रूप में हो जाते हैं। आइए हम सभी स्वरों का एक एक करके मात्रा का ज्ञान करते हैं। तो स्वरों को जब व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के इस रूप को मात्रा कहते हैं। मात्रा, यही जो रूप बदल जाता है इसी को मात्रा कहते हैं। जैसे अ का कोई मात्रा नहीं होता, कोई भी मात्रा नहीं होता है अ का, तो इसलिए कहीं पर भी अ लिखा रहे, कोई भी मतलब शब्द होता है, अगर उसका आगे कोई मात्रा नहीं लगी है तो अ माना जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो आ की मात्रा है। आ की मात्रा है एक खड़ी पाई। आप ये देख सकते हैं आ की ये मात्रा है, ई की ये है, बड़ी ई की ये है, ऊ की ये है, बड़ा ऊ का ये है। ये सारे के सारे एक एक एग्जाम्पल हमने दे दिया है। जैसे आ से काला, क धन अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आ है आ, तो ये मूल शब्द न प्रयोग करके यहाँ पे एक खड़ी पाई ले लिया गया है, इसीलिए ये इसकी मात्रा कही जाती है। और उसके बाद ई से जैसे चिड़िया, बड़ी ई से चील, छोटा ऊ से बुलबुल, बड़ा ऊ से धूप। तो आइए उसके आगे के सारे स्वरों का मात्रा हम देखते हैं। री का मात्रा ये है, और इससे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मृग, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ए का ये मात्रा है, ऐ का ये है, ओ का ये है, औ का ये है। ये सारे के सारे इसके मात्राएं हैं, सारे के सारे मात्रा हैं। और इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए केला, तो यहाँ पे क्या था ए है, लेकिन जब पूरा शब्द बनने लगा तो एक न लेके उसके मात्रा को लिया गया। ऐसे ही सारे के सारे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये मैना, कोयल, गौरी, सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि हमने देखा होगा कभी कभी आता है कि उड़ंतुआ र और नीचे तिरछी से र, तो ये सारे के सारे र के ही मात्राएं हैं। मतलब ये समझिए र का ही रूप है जो अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता है। जैसे र पर ऊ तथा बड़ा ऊ, मतलब अगर र पे जो है अगर ये ऊ तथा बड़ा ऊ की मात्रा आए तो उसके नीचे नहीं बल्कि सामने ही लग जाता है। मतलब वो नीचे नहीं लगेगा, सामने की तरफ लगेगा। यानी जैसे आप ये देख सकते हैं र के पीछे, यहाँ बड़ा ऊ है तो र के पीछे। ये सारे के सारे ये नियम हैं, इनको याद करना अति आवश्यक है। आप सभी के सभी याद कर लीजिए। हिंदी में ये सारे के सारे चीज़ें बहुत मुख्य रूप से काम आते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं अ। जैसा कि हमने पीछे देखा कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन सभी व्यंजनों के साथ अ सम्मिलित रहता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी व्यंजन या फिर कोई भी शब्द बनेगा तो उसके अंदर छोटा अ जरूर रहेगा, जिसकी कोई मात्रा नहीं रहती है। और उसके बाद
तीसरा है किसी भी व्यंजन का उच्चारण अ की सहायता से ही होता है, ये भी हमको मालूम, जैसे कमल आ रहा है इसके अंदर, तो ये हो गया। उसके बाद देख लीजिए तीसरा, किसी भी व्यंजन का उच्चारण अ की सहायता से हो गया। अरहित व्यंजनों को हलंत लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे क हो गया, क, ख, ग, घ, इन सभी के नीचे हलंत लगा के प्रदर्शित किया जाता है। आइए अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग इन सभी का एक एक करके डिफिनीशन मालूम करते हैं। तो जो अनुस्वार है, अनुस्वार का डिफिनीशन आइए सबसे पहले मालूम करते हैं। अनुस्वार कह सकते हैं हम कि जब इसका उच्चारण किया जाता है तो वायु नाक से निकलती है, जैसे गंदा, फंदा, नाक से देखिए, उच्चारण करिए आप सभी अपने मुंह से, तो ये नाक से इसके अंदर हवा निकलेगी, जैसे कंधा आदि। उसके बाद अनुनासिक आइए देखते हैं। अनुनासिक जब इसका उच्चारण किया जाता है तो वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे हंस, सूंघना आदि। उसके बाद विसर्ग में आइए देखते हैं। विसर्ग के अंदर तो इसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे हम एग्जाम्पल में नमः, नमः, मह, ह आ रहा है ना, तो इसलिए इसका उच्चारण ह के समान होता है। उसके बाद आइए स्वर का डिफिनीशन हम मालूम कर लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो सभी के सभी स्वर कहलाते हैं। जैसे व्यंजनों में कोई भी व्यंजन रहेगा तो उसके अंदर छोटा आ रहेगा, छोटा आ क्या है, वो स्वर है, यानी व्यंजनों के अंदर ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है। अब आइए व्यंजन का डिफिनीशन मालूम करते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, जैसा हमने पहले ही बता दिया गया है, हम बता चुके हैं कि व्यंजन के साथ स्वर भी रहते हैं, जरूरी है, बिना स्वरों के व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। व्यंजन के भेद आइए पढ़ते हैं। व्यंजन के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इन सभी का अंतर्गत जो जो चीज़ आते हैं हमने आपको पिछले बता दिया गया है। जैसे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में क से लेकर म तक ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारा का सारा आप पीछे फर्स्ट पेज पे आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे कुछ और विशेषज्ञों के आधार पर स्वर और व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिसमें थोड़े मात्रा का समय लगे, यानी हम कह सकते हैं अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु कम निकलती है। अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब हवा, हम कह सकते हैं वायु मुख से कम निकलती है। और महाप्राण मतलब उसी का विलोम अल्प प्राण का, यानी इसके अंदर हवा बहुत ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा नहीं तभी अल्प प्राण से ज़्यादा निकलती है होते हैं। तो आइए अल्प प्राण के एग्जाम्पल को एक बार फिर से एक एक करके पढ़ के हम समझते हैं। अल्प प्राण सभी जितने भी वर्ग होते हैं सभी का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण जो होता है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है।